पहले बात जेके लोन में नवजातों के मौत के मामले की। बीजेपी की जांच कमेटी जेके लोन अस्पताल पहुंची, हालातों का जायजा लिया। बीजेपी ने सरकार पर प्रहार किया, बच्चों की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। जेके लोन अस्पताल में 2019 जैसे हालात बन गए, ये कहना है बीजेपी का। बता दें कि मामले को लेकर बीजेपी की जांच कमेटी जेके लोन हॉस्पिटल पहुंची। निरीक्षण करने के बाद कमेटी के सदस्यों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और सरकार को बच्चों की मौत का जिम्मेदार बताया। बीजेपी नेताओं ने अस्पताल में 2019 जैसे हालात बताए। वहीं आरोप लगाया कि चिकित्सा मंत्री ने उस वक्त बड़े बड़े दावे किए थे, सारे दावे धरातल पर खोखले नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी की जांच कमेटी में उपनेता राजेंद्र राठौड़, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, सांसद जसकौर मीणा और विधायक संदीप शर्मा हॉस्पिटल पहुंचे थे। उपनेता राजेंद्र राठौड़ से बात की हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। दल ने जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण कर लिया है और सरकार पर गंभीर आरोप जो है पूर्व चिकित्सा मंत्री और विधानसभा के उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी ने लगाया। राठौड़ साहब, आपने भी निरीक्षण किया, किस तरह की खामियां नज़र आई? आपने कहा कि संवेदनहीनता नज़र आई, कई सारी जो है कमियां वहाँ पर नज़र आई। दुर्भाग्य है, एक साल पहले जिस प्रकार की कमियां जो देखने के लिए राजस्थान की हुकूमत के बड़े बड़े मंत्री आए और जो बड़े बड़े वादे करके गए, जिन हालातों को उस समय जब 110 बच्चों की मृत्यु हुई थी पिछले दिसंबर में, हमने भी देखी। जस की 10 हालात बनी हुई है। एक ना तो एक्स्ट्रा स्टाफ लगाया गया, ना इक्विपमेंट ठीक करवाए गए। आज भी खुद उन्होंने सूची दी है, उसके अनुसार 117 इक्विपमेंट खराब पड़े हैं उनके। और नर्सिंग स्टाफ, ट्रेन नर्सिंग स्टाफ में 70% पद आज भी जो नॉर्म्स के अनुसार होने चाहिए वो वहाँ है नहीं। चारों तरफ गंदगी का आलम है। डेथ रिव्यू कमेटी बनाकर डेथ का कारण सरकार विभाग ने बताया नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। आप भी चिकित्सा मंत्री रहे हैं, क्या केंद्र की सरकार से जो मदद आई थी उसका भी यहाँ पर जो है उपयोग नहीं किया? केंद्र की सरकार ने जब वेंटिलेटर इनको भेजे 100, उसमें से सिर्फ 15 को इंस्टॉल किया है। इनकी मंशा क्या है मेरे समझ में नहीं आता। ऐसी अक्रमण्यता मैंने कभी नहीं देखी। चिकित्सा मंत्री जी खुद यहाँ विजिट करके गए, उसके बाद भी हालात जस के तस हैं। अब सरकार को आप किस तरह से क्या मांग करेंगे? क्योंकि हम पूरे मामले की रिपोर्ट अपने संगठन को देंगे। इस पूरे मामले को राज्य स्तर पर हम इसको उठाएंगे। और यही नहीं, ये मौत का कारखाना बन चुके ये हॉस्पिटल, इनको सरकार दुरुस्त करे, इसके लिए जन आंदोलन चलाएंगे। तो अब बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के जो है सरकार को घेरेगी और एक जन आंदोलन भी चलाएगी। उपनेता प्रतिपक्ष जो है राजेंद्र राठौड़ ने गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं कि अस्पताल में हालात 2019 जैसे ही हैं, बदलाव कुछ नहीं हुआ। यही वजह है कि लगातार बच्चों की मौत हो रही है और केंद्र सरकार की ओर से जो मदद दी गई थी उसका भी अस्पताल प्रशासन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। कोटा के जेके लोन अस्पताल परिसर में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जांच दल के विरोध में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता राजेंद्र सांखला, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्याम सिंह और पार्टी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अस्पताल परिसर में दाखिल हुए और उन्होंने बीजेपी जांच दल वापस जाओ के नारे लगाते हुए विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों के साथ झड़प भी हुई। आपको बता दें कि जेके लोन अस्पताल में लगातार हो रही बच्चों की मौत के बाद बीजेपी की ओर से जांच कमेटी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची है, जिसमें उपनेता राजेंद्र राठौड़, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, सांसद जसकौर मीणा और विधायक संदीप शर्मा सहित स्थानीय पदाधिकारी मौजूद थे। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल आज कोटा पहुंची और उन्होंने जेके लोन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। बच्चों की मौत को लेकर अस्पताल प्रशासन से जानकारी ली। बेनीवाल के साथ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम भी साथ थी। संगीता बेनीवाल सीधे अधीक्षक के कक्ष में गई, वहीं वो अधिकारियों से रूबरू हुई और बच्चों की मौत मामले में पूरी जानकारी जुटाई। उसके बाद अस्पताल का दौरा किया। बेनीवाल ने बताया कि नवजात बच्चों की मौत चिंता का विषय है और मामले की जांच रिपोर्ट ली जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ के अधीक्षक एचओडी सबसे मेरी बात हुई। जब पता है कि आज इतनी सब लोग आ रहे हैं, उसके बावजूद भी साफ़ सफाई की ये स्थिति है, तो मैं सोच सकती हूँ कि रोज़मर्रा की में क्या साफ़ सफाई होती होगी। यहाँ तक कि बच्चों के वार्ड के बाहर भी साफ़ सफाई जो है उससे मैं संतुष्ट नहीं हुई। साथ ही कारण जाने कि किस तरह से, जैसे गत वर्ष दिसंबर माह में भी 77 बच्चों के साथ जो हादसा हुआ,
और अभी हम 14 से 15 बच्चों की जो बात सुन रहे हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की, जिसमें बताया गया कि एक तो भवन जो है वो छोटा है और पूरे कोटा संभाग से जो यहाँ लोग आते हैं उसको देखते हुए मांग रखी गई है कि भवन की तो जो हाल ही में मेरे ख्याल से अभी निर्माण हो रहा है तो बहुत जल्द उसका उद्घाटन हो जाएगा। उसके साथ साथ स्टाफ की कमी बताई गई है। वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी की आज घर वापसी हो गई। बीजेपी मुख्यालय पर दोपहर 12 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर तिवाड़ी ने कहा कि मैंने कभी भी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की ही नहीं थी। मेरे मन में हमेशा से बीजेपी ही रही है। मैं शुरू से ही संघ से जुड़ा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के जन्म के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में हूं। उसके पहले जनसंघ में था, उसके पहले मैं संघ का स्वयंसेवक जन्म से हुई हूं। तो मेरी विचारधारा पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक रग रग में मेरे समाई हुई है। इसलिए मैं न तो भारतीय जनता पार्टी के बाहर था, न अंदर हूं। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी में था, बीच में 2 साल भी मन से भारतीय जनता पार्टी में था और अब मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। तो घनश्याम तिवाड़ी आज वापस अपने घर लौट आए। तिवाड़ी ने बिना शर्त बीजेपी का दामन थामा है। तिवाड़ी ने कहा कि मैं कांग्रेस में छटपटा रहा था, बीजेपी मेरा अपना घर है। मैं फिर से अपने घर में आकर खुश हूं। मैंने प्रायश्चित किया है जिसे पार्टी ने स्वीकार किया। संवाददाता बाबूलाल धायल ने तिवाड़ी से खास बात की। भारत वाहिनी पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस का हाथ थामा, लेकिन घनश्याम तिवाड़ी का वहां भी मन नहीं लगा, तो आज आखिरकार वो अपने घर में लौट आए और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तिवाड़ी साहब, 1.25 साल में आप तो बीजेपी में वापस चले आए, वजह क्या थी? क्या आपको अपना घर जैसा लगा नहीं वहाँ पे? मैं 10.25 साल तक भी वैचारिक पृष्ठभूमि से भारतीय जनता पार्टी के साथ था। अब मैं वापस अपने घर पर आ गया हूँ, इसकी मुझे प्रसन्नता है। बात क्या हुई है? कुछ आपस में चर्चा तो हुई होगी, क्या कह करके आपको पार्टी में लिया गया? मैंने पत्र लिखा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उस पत्र के आधार पर मुझे भारतीय जनता पार्टी में लिया। उस पत्र में आपने क्या जिक्र किया है? क्या आपने प्रायश्चित किया जिसकी वजह से पार्टी ने आपके ऊपर पुनर्विचार किया है, घनश्याम जी को लेना चाहिए? कि मैं जिन परिस्थितियों में पार्टी छोड़कर गया उसका मुझे दुख है, और अब जैसे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो मेरे जीवन मूल्यों पर आधारित है, और वो काम जब पूरे हो रहे हैं ऐसे समय में पार्टी की विचारधारा के बाहर रहना रुचिकर नहीं है, और इसलिए मैंने उनसे प्रार्थना की। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व की रिकमेंडेशन उसको स्वीकार कर लिया और मैं पार्टी में। आपने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया, चर्चाएं थी कि आपको पार्टी में, संगठन में कहीं एडजस्ट किया जा सकता है, आपको कुछ नहीं दिया गया, तो आपको लगा कि आपका फैसला गलत था? देने लेने की बात नहीं थी, मुझे तो टिकट देने की बात करी थी उन्होंने, और कई चीजें की बात की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। आपने जिन नेताओं का विरोध किया था, क्या अब बीजेपी में आने के बाद में उन नेताओं का विरोध जारी रहेगा, या फिर आप भी वक्त के साथ में बदल जाएंगे? मैं नई स्लेट लिखूंगा, जो पार्टी कहेगी। और सीधा रुख करते हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 1.5 साल, 1.25 साल के अंदर अंदर 18% की उनके वोट प्रतिशत में कमी हुई है। जो प्रमुख बात ये रही पंचायत चुनाव की कि एक तो पहली बार राजस्थान में सरपंचों के साथ चुनाव नहीं होकर के हमारे पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव करीब 1 साल बाद में हुए। जब 7 चुनाव होते हैं तो चूंकि सरपंच कांग्रेस विचारधारा के 70% के लोग आते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है। इस बार भी 70% सरपंच कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की है। लेकिन जब 7 चुनाव नहीं होते हैं तो वो सरपंच अपने मतदाताओं को नाराज नहीं करना चाहता,
और अलग अलग जब होता है तो उसी के टुकड़े होकर के दूसरी अपने अपने हिसाब से गांव में वो चले जाते हैं, जिसके कारण से पहली बार राजस्थान में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इसके अलावा निर्दलियों का बहुत बड़ा वोट बैंक करीब 28 लाख के लगभग हुआ है। तो ये जो अंतर निर्दलियों का ज्यादा बढ़ा, वो अंतर इन एक साथ चुनाव नहीं होने के कारण से हुआ है। तीसरी जो गांव का वोट प्रतिशत कम हुआ, जो थोड़ा बहुत हम उम्मीद करते थे कि हमारी सरकार भी है, अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी संख्या में सरपंच भी चुनाव जीते हैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के, उस तरीके का परिणाम की जो अपेक्षा हम करते थे, उसमें जो कमी आई वो प्रमुख बात ये थी कि 8 महीने से मार्च के बाद में कोरोना आने के कारण से एक तरीके से सरकार की योजनाओं को गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक नहीं पहुंचा पाए, न विधायक जा पाया, न मंत्री जा पाया, न अधिकारी जा पाए। अधिकारी भी कभी पूरी तरह लॉकडाउन में रहे, कभी 1/3 रहे, कभी कोई आया, कभी कोई नहीं आया। तो जो संक्रमण से लोगों को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता थी, उसमें पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार लगी हुई थी और उसमें कामयाबी भी मिली। और देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ा कि राजस्थान की सरकार जो कोरोना काल में बेहतर काम कर रही है, उसकी आपको अनुसरण अन्य राज्यों को भी करना चाहिए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव, संक्रमण कम होने के कारण उनको यह लगा कि इस 6-7 महीने में हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमारी सुध नहीं ली। तो जो थोड़ा बहुत हम जो उम्मीद करते थे उसमें जो कमी आई, उसका प्रमुख कारण यह भी रहा और हमारी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी नहीं बनना, जिससे संगठन के लोगों को हम ज्यादा उपयोग नहीं ले सके। मैं समझता हूं इससे भी जो मैनेजमेंट इस पंचायत चुनाव में जिले वाइज, पंचायत समिति वाइज होना चाहिए, उसमें कुछ कमी रही। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान की नहीं विश्व की सबसे बड़ी अपने आप को पार्टी बताती है, उसके जो हाल हैं वो कांग्रेस पार्टी से कमजोर हैं। इस कमजोरी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बड़े नेताओं के लिए घमंड में चूर होकर के ये कह रहे हैं कि राजस्थान में किसी बड़े चेहरे की आवश्यकता नहीं है। मैं सतीश पूनिया से इसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी जी का है, आपकी पार्टी में बड़ा चेहरा अमित शाह जी का है, आपकी पार्टी में बड़ा चेहरा जो लोग मानते हैं, जनता मानती है, पूरा देश मानता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का है। अगर आपकी पार्टी में बड़ा चेहरा घनश्याम तिवारी जी का है, जिनको आपने ज्वाइन कराया, तो इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जब इतने घमंड में आप इस स्थिति में भी हैं, तो इस भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होने वाला है आप स्वयं समझ सकते हैं। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने किसानों के लिए 3 काले कानून लाए और किसान आज दिल्ली में धरना दिए बैठे हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा दिन हो गए हैं, और सरकार ये स्वीकार कर रही है कि हम 14 संशोधन करने को तैयार हैं, तो इस देश का दुर्भाग्य है, किसानों का नहीं सबका दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बने बैठे हैं जो बड़े पूंजीपतियों के लिए कानून ला करके राज्य के कृषि विषय का अधिकार छीनना चाहते हैं। किसानों की बात जो असली है कि इस बिल को वापस लीजिए, वो नहीं मानना चाहते हैं। वो केवल वो संशोधन नहीं करना चाहते जिससे अडानी अंबानी या बड़े लोगों को जो इस
एक क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं, किसान की उपज के ऊपर डाका डालना चाहते हैं, उसमें अगर किसी तरह का कोई कमी आ रही हो तो वो संशोधन वो करने को लिए तैयार नहीं है। जब कृषि राज्य का विषय है तो इनको आवश्यकता क्या पड़ गई इस 3 कानूनों को लाने की, ये बताने के लिए आज भी तैयार नहीं है। और आपने, हमने सबने मीडिया में देखा है कि आज से 1.5 साल पहले से बड़े बड़े उद्योगपति स्टोरेज बनाने लग गए हैं। तो ये किस किस ऐसे बनाने लगे, इनसे किसने एग्रीमेंट किया, लाखों लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वो किस आशा के साथ में कर रहे हैं, किसके कहने से कर रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को, लोगों को बताना चाहिए। और आज जिस प्रकार का वातावरण अराजकता का पूरे देश में हो रखा है, 70 करोड़ के लगभग जो किसान परिवार चिंतित हैं, उन 70 करोड़ का प्रभाव 120 करोड़ की इस जनता के ऊपर देश पे पड़ने वाला है। वो 70 नहीं, वो 120 हैं। पूरे के पूरे लोगों पे किसान तकलीफ में होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में ना रहे। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में मजबूत है। कांग्रेस पार्टी का शीघ्र ही संगठन का गठन होगा। सरकार 2 साल से बहुत बेहतर काम कर रही है, अच्छी अच्छी योजनाएं आई हैं। लेकिन हां, जो जीएसटी के कारण से हमारे राजस्थान के हिस्से का, स्टेट का हिस्से का पैसा जो केंद्र में चला गया, वो केंद्र की सरकार दबाए बैठी है कि कैसे न कैसे राजस्थान में चुनी हुई सरकार को हम कमजोर करें, वहां पर अराजकता का माहौल पैदा करें, वहां पर लोगों को कोई राज्य सरकार सुख सुविधा नहीं दे सके। इस तरह की व्यवस्था करने में केंद्र की सरकार लगी हुई है। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है पहले, वो कभी भी जनहित का नहीं रहा है, जनता की उसका नहीं रहा है। आने वाले नगर निगम जो 40 हैं, उसका कल चुनाव आने वाला है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर नगर परिषद के सभापति और अध्यक्ष बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो टुकड़ों में बटी हुई है, 8-8 चेहरे मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं और ऐसे ऐसे लोगों को वापस लाने के कुप्रयास कर रही है, कहीं सफल भी होंगे जिनका किसी भी रूप में कोई जनाधार नहीं बचा हुआ है, केवल मात्र इसलिए कि राजस्थान के बड़े चेहरे को ढकना है और नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाना है। हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो, लेकिन बताना चाहिए उनको कि जब बड़े चेहरे की आवश्यकता नहीं है तो वो छोटा चेहरा कौन सा है जिससे राजस्थान की जनता की जो हक और उनकी समस्याओं की आवाज सरकार तक आप लोग पहुंचा रहे हो, वो चेहरे कौन है और आने वाले समय में आपका क्या प्लान है कि कौन यहां से केंद्र से मुख्यमंत्री थोपा जा रहा है या कौन थोपा जा रहा है उसका उम्मीदवार। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत के साथ बनेगी क्योंकि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ में है और जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, जो अच्छे काम हैं, उसकी जो योजनाएं हैं, उससे जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। सर, क्या वजह रही कि राहुल गांधी की मौजूदगी में घनश्याम तिवारी पार्टी में शामिल हुए, लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक थे और 2 साल से कम समय में भी पार्टी छोड़कर चले गए? क्या कोई डिमांड के तहत आए थे या इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई? क्या वजह मानते थे? घनश्याम तिवारी जी क्यों छोड़ के गए, आपके सामने पीसी करके गए थे, सबको पता है। आज घनश्याम तिवारी जी की पीसी आई नहीं, मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों वापस ज्वाइन किया। लेकिन एक जो बयान सतीश पूनिया जी का आया है, प्रदेश अध्यक्ष जी का, मैं समझता हूं इस पहेली को सुलझाने के लिए हम सबके लिए पर्याप्त होगा।
कि हमें राजस्थान में किसी बड़े चेहरे की आवश्यकता नहीं है। यानी घनश्याम तिवारी जी आ तो गए, लेकिन वो कोई बड़ा चेहरा नहीं है, छोटे चेहरे ही है। सर, डूंगरपुर में भाजपा ने तो अपना तर्क दे दिया कि हम कांग्रेस के साथ इसलिए मिले थे कि बीटीपी के नक्सलियों से लिंक है। कांग्रेस का क्या तर्क है कि हमने भाजपा के कैंडिडेट को निर्दलीय बनाकर वोट दिया? देखिए, राजस्थान में कोई आदिवासी का भाई नक्सली नहीं है। किसी तरीके से मैं उनकी इस बात का कतई समर्थन नहीं करता, लेकिन पंचायत राज के चुनाव और नगर पालिका के चुनाव स्थानीय लोगों के द्वारा उनके वहां के लोकल एडजस्टमेंट के हिसाब से लड़े जाते हैं। और ये आज नहीं हुआ है, जब से देश आजाद हुआ है तब से, चाहे नगर पालिका हो चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, एक पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते हुए व्यक्ति दूसरे पार्टी को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और वहां की लोकल लोगों की डिमांड के आधार पर वो परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि इसमें जो दल बदल विरोधी कानून है वो लागू इन चुनाव में नहीं होता। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यहां तो कानून नहीं है, इस देश में लोकसभा और विधानसभा में कानून है, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश को देख लीजिए, कर्नाटक को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, गुजरात के राज्यसभा चुनाव को देख लीजिए, अब देख लीजिए गोवा और मणिपुर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तो सबसे बड़ी जो खासियत है वो यही है कि चुनाव किस। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।